दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के जीके सीरीज में। जीके सीरीज के अंतर्गत अभी हम लोग हिस्ट्री का सेक्शन देख रहे हैं, जिसमें हम लोग का हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, धार्मिक सुधार आंदोलन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, अन्य धर्म, भगवत धर्म सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो वही सीरीज को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे महाजनपद काल के बारे में। तो आइए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग महाजनपद काल के बारे में। देखिए, ये महाजनपद काल का कुछ इमेज है। इसमें आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ने के बाद फिर हम लोग इस इमेज को समझने का कोशिश करेंगे मैप को। सबसे पहले ये समझने का कोशिश कीजिए कि आप ये हिस्ट्री के सेक्शन को जोड़ने का कोशिश कीजिए। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़े हड़प्पा सभ्यता पढ़े, उसके बाद वैदिक काल पढ़े। वैदिक काल में हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़े थे। उत्तर वैदिक काल जो कब से तक था, तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल था। और 600 इसमें क्या हुए, बहुत सारे हम लोग पढ़े थे कि ऋग वैदिक काल में जो जन था वो उत्तर वैदिक काल में क्या बन गया था, वो जनपद बन गया था। जनपद बन गया था बड़ा होकर। और ये बड़ा होते होते ये जनपद जो है बड़ा होते होते ये किसका रूप ले लिया, महाजनपद का। महाजनपद का रूप ले लिया। मतलब ये राज्य को जो महत्वाकांक्षी राजा हुए और धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार करते चले गए और इसने महाजनपद का रूप ले लिया। महाजनपद कहने का मतलब है एक बड़ा राज्य, बड़ा क्षेत्र है। इसका मतलब पहले जन था ऋग्वैदिक काल में, फिर जनपद हुआ और यही आगे चल के महाजनपद हो गया। यहाँ पे राजा जो थे वो अपने क्या कर रहे थे, राज्य को बढ़ाते हुए जा रहे थे और ये धीरे धीरे किसका रूप ले लिया था, महाजनपद का। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने महाजनपद थे। तो महाजनपद टोटल 16 महाजनपद थे उस समय। 16 महाजनपद थे, जिसमें सबसे शक्तिशाली, और महाजनपदों में भी आपस में क्या होते रहा, आपस में संघर्ष होते रहा। और ये संघर्ष में सबसे जो अत्यधिक फेमस हुआ, वो सबसे अत्यधिक फेमस कौन हुआ, तो मगध महाजनपद जो है, मगध महाजनपद ये सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था। मगध महाजनपद ये सब पर अंततः विजय प्राप्त कर लिया। और ये मगध महाजनपद हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत राजवंश आए, हर्यक वंश आया, तो मौर्य साम्राज्य आए, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शिशु नागवंश आए, नंद वंश आए, ये हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं महाजनपद को। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस सीरीज को। आप लोग को समझ में आ गया होगा महाजनपद क्या है। आगे देखते हैं हम लोग महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय कब हुआ, तो 600 ईसा पूर्व में हुआ है इसका उदय। यह समय वैदिक काल के अंत का था। लोगों के भौतिक जीवन में काफ़ी विकास हुआ। खाना बदोश और घुमंती जीवन का बिल्कुल अंत हो गया था। ये लोग जो अस्थायी जीवन जीने लगे थे, कृषि करने लगे थे। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, तो ये हड़प्पा सभ्यता हम लोग की नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। और ये जो वैदिक सभ्यता पड़े, ये ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता। लेकिन फिर बाद में जब महाजनपद का काल आया, तो फिर से ये जो ग्रामीण सभ्यता थी, फिर नगरीय सभ्यता की तरफ वो बढ़ने लगे। लोगों का चीज़ों की आवश्यकता होने लगी और इस तरह से उनका आकांक्षा, मतलब महत्वाकांक्षा बढ़ते चला गया। और लोहे के बढ़ते उपयोग ने बड़े राज्यों को जन्म दिया। देखिए, यही महाजनपद है। नए कृषि उपकरणों से कृषि व्यवस्थित ढंग से होने लगे। छोटे छोटे कबीलों ने राज्यों का रूप ले लिया। छोटे छोटे जो कबीला थे वो राज्य बन गया। और यही हम लोग क्या बोल रहे हैं, यह महाजनपद ये बन गए। ठीक है, महाजनपद। इन महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। बिल्कुल आप लोग इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है, किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, ये पूछा जाएगा तो अंगुत्तर निकाय होगा। और जैन ग्रंथ अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा, भगवती सूत्र। ठीक है, अब ये देखिए 16 महाजनपद, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कौन कौन 16 महाजनपद थे। तो 16 महाजनपद में यहाँ पे देख रहे हैं महाजनपद जो है आपका कौन है, अंग है। इसकी राजधानी क्या थी, चंपा। और ये कहाँ पे है, भागलपुर और मुंगेर का बिहार वाला इलाका। अभी हम लोग इसको देख लेते हैं, इसके बाद मैप देखेंगे हम लोग। मगध है, मगध का राजधानी था राजगिरी, या जो राजगीर बोलते हैं अभी। ये पटना और गया का एरिया जो है, ये मगध जनपद था। और धीरे धीरे पूरा भारत में फैल गया था मगध जनपद। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। काशी जो है, काशी जनपद, इसकी राजधानी वाराणसी थी। ये आप जान रहे वाराणसी का आसपास वाला एरिया था। कौशल जनपद कहाँ का था, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका था एरिया। और ये साकेत और श्रावस्ती इनकी राजधानी थी। वज्जी जो था वो महाजनपद था, उनकी राजधानी थी वैशाली। ये मुजफ्फरपुर के आसपास का एरिया है, बिहार वाला एरिया। मल जो जनपद है, कुशीनारा, पावा, ये भी देवरिया
उत्तर प्रदेश गोरखपुर वाला एरिया है। चेदी जनपद है, उसकी राजधानी शुक्तिमती थी। ये उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड का एरिया है। वत्स जो जनपद था वो उसकी राजधानी कौशाम्बी थी। और एरिया कहाँ था इसका? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के आसपास। कुरु जनपद जो था इंद्रप्रस्थ, ये मेरठ और हरियाणा, ये तो बहुत बार जिक्र हुआ है, अभी हम लोग ऋग्वैदिक काल में भी देखे थे कुरु के बारे में, महाभारत यहीं पे हुआ था। मेरठ और हरियाणा का क्षेत्र वाला एरिया है। पंचाल महाजनपद का राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्य थी, यह आधुनिक पश्चिम उत्तर प्रदेश का था। शूरसेन जो महाजनपद था इसकी राजधानी मथुरा थी, ये मथुरा उत्तर प्रदेश का एरिया था। और गंधार जो जनपद था इसकी राजधानी तक्षशिला थी, और इसका राजधानी पेशावर और कश्मीर का एरिया है। और कम्बोज जो जनपद था राजपुरा या हाटक इसकी राजधानी थी। उत्तर प्रदेश का सीमा प्रांत ये था, मतलब उत्तर प्रदेश के सीमा में बसा हुआ। एक महाजनपद था अशमक, ये देखिए दक्षिण का एकमात्र जनपद था अशमक, जो गोदावरी क्षेत्र में फैला हुआ था। पोतन या पोटिल इसकी राजधानी थी। एक अवंती थी महाजनपद, जो उसकी राजधानी उज्जैनी या महिष्मती थी, ये मालवा और मध्य प्रदेश के पार्ट में फैला हुआ था। अब मत्स्य महाजनपद विराटनगर, ये जयपुर राजस्थान के आसपास फैला हुआ था। आइए हम लोग मैप से देखते हैं इस महाजनपद को। देखिए यहाँ पे ये जनपद महाजनपद देखिए आप, यहाँ मगध है, मगध के बगल में क्या है? अंग है, मगध के राइट साइड में अंग है। और देखिए इसके बगल में क्या है? काशी महाजनपद, लिच्छवी आपको दिखेंगे, ये सारा यूपी बिहार का एरिया। कौशल महाजनपद यहाँ पे, पंचाल महाजनपद ये पे देखिए, कुरु यहाँ पे है, कौशाम्बी है, वत्स है, चेदी है, अवंती है, मत्स्य है, शूरसेन है। ये अशमक देखिए साउथ में एकमात्र जो महाजनपद है दक्षिण में, ये है अशमक, दक्षिण में है। और देखिए ये जो महाजनपद है कम्बोज या गंधार, ये जो है भारत के बाहर, मतलब महाजनपद ये इनके बॉर्डर में है, मतलब भारत के बाहर बसे हुए ये थे महाजनपद। ये इधर उसमें तो भारत पूरा था फैला हुआ, मतलब अभी का जो भारत है उसके अकॉर्डिंग उधर वो फैले हुए थे। आइए आगे इसको हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं इस सीरीज को। देखिए इसमें क्या था? महाजनपद हम लोग देख लिए, 16 महाजनपद है, आप मैप से देख लिए। ये क्या होता था? मगध जो जनपद देखिए इसका हमेशा जो लड़ाई अंग से, काशी से, कौशाम्बी से, समझे, लिच्छवी से हमेशा रहा, क्योंकि अगल बगल के ये महाजनपद थे। और अंततः मगध जो है ये सारे पर कब्जा करके पूरे भारत में फैल गया था मगध महाजनपद। बहुत महत्वाकांक्षी राजा इसमें हुए मगध महाजनपद में। देखिए आगे देखते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली की लिच्छवी में थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा महाजनपद था जिसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। गणतंत्रात्मक मतलब रिपब्लिक व्यवस्था, मतलब वहाँ पे राजतंत्र नहीं था, राजा का एकाधिकार नहीं था। तो ये वैशाली का लिच्छवी जो है ये महाजनपद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, राजतंत्र नहीं था। मगध जो था, मगध में राजतंत्र था, मगध में क्या था? राजतंत्र था। देखिए महाजनपद जो थे उसमें दो तरह के थे, एक राजतंत्र थे और एक गणतंत्र थे। गणतंत्र में राजा का एकाधिकार नहीं होता था, उनके लिए हेल्प करने के लिए कुछ कुछ सभा समिति वगैरह बने हुए थे, वो उनको मदद करते थे डिसीजन लेने में। और इसमें राजतंत्र में क्या था? एकाधिकार होता था। 16 महाजनपदों में 15 महाजनपद उत्तर भारत में, हम लोग सारे अभी जो देखे महाजनपद मैप में तो सारे उत्तर भारत में हैं। यूपी बिहार में तो खैर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम थे। और दक्षिण भारत में एकमात्र था वो अशमक था, जो अभी हम आप लोग को ऊपर बताएं, गोदावरी नदी के क्षेत्र में। महाजनपदों की गणतंत्रात्मक व्यवस्था में प्रतिनिधियों की संख्या संथागार कहलाती थी। मतलब यहाँ पे प्रतिनिधि थे राजा को मदद करने के लिए, जिनको क्या बोलते थे हम लोग? संथागार, संथागार, संथागार बोलते थे इनको, जो राजा को मदद करने के लिए प्रतिनिधि थे, उनको हम लोग क्या बोलते थे? संथागार बोलते थे। ठीक है, गणतंत्रात्मक जहाँ व्यवस्था थी। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे, जिसमें 8 वज्जी संघ के तथा शेष 2 गणतंत्र मल के अंतर्गत थे। वज्जी संघ जो वज्जी महाजनपद था, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे, तो 8 जो बाद में ये महाजनपद बन गया, तो इसमें 10 गणतंत्र राज्य थे बुद्ध के समय, जिसमें 8 थे वज्जी में। 8 किसमें थे? वज्जी में 8 थे, और 2 जो थे वो मल के अंतर्गत, मल महाजनपद के अंतर्गत आते थे। वज्जी संघ मगध के उत्तर की ओर स्थित था, इसकी राजधानी वैशाली थी।
वज्जी कहाँ था? मगध के उत्तर की ओर स्थित। फिर सी था, इसकी राजधानी थी वैशाली। महाजनपदों की शासन प्रणाली में ब्राह्मण और क्षत्रिय के को कर से मुक्ति की सुविधा प्रदान, मतलब ब्राह्मण को भी टैक्स नहीं देना है, क्षत्रियो को भी नहीं देना। ये हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि ऋग्वैदिक समय से ही कि वैश्य को ही सिर्फ टैक्स देना पड़ता था। ये महाजनपद काल में भी कुछ समय तक लागू रहा, बाद में धीरे धीरे खत्म हो गया। देखिए, महाजनपदों में सबसे जो विशेष महाजनपद के बारे में हम लोगों को पढ़ना है वो है मगध राज्य। मगध महाजनपद के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जिसमें बहुत सारे वंश ने शासन किया। ठीक है, तो आइए मगध महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। ये महाजनपद बहुत शक्तिशाली हुआ और धीरे धीरे ये पूरे भारत में राज कर लिया। मगध राज्य के आरंभिक इतिहास की जानकारी महाभारत से मिलती है। महाभारत से मिलती है हम लोगों को। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक जरासंध, जो वीरद्रथ का पुत्र था। देखिए, ये धार्मिक ग्रंथों से हमको मिलती है जरासंध के बारे में, महाभारत में हम लोग जब पढ़ते हैं। लेकिन इसका ऐतिहासिक जो हम लोग का स्टार्ट होगा, ऐतिहासिक जो इसकी प्रणाली स्टार्ट होगी वो हर्यक अंश से स्टार्ट होगी। ये धार्मिक रूप से हम लोग ये मानते हैं कि महाभारत काल से ही मगध महाजनपद की जानकारी मिलती है, जिसमें जरासंध का वर्णन था, जो वीरद्रथ का पुत्र था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रिज थी। जरासंध एक शक्तिशाली राजा था, जिसे श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम ने क्या किया था? मारा था। ये हम लोग को महाभारत में मिलता है मगध महाजनपद के बारे में जानकारी। अब आइए मगध महाजनपद में जो विभिन्न वंश थे उनके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। जो सबसे पहला वंश था वो था हर्यक वंश। कौन था? हर्यक वंश, जिसके संस्थापक बिंबिसार। याद रखिएगा, ये बहुत खतरनाक राजा था बिंबिसार। मतलब ये कैसा राजा था? तो ये सैन्य कुशल भी था, लड़ाई में भी, सेवा भी करने में कुशल था, और विवाह करने में भी ये ज्यादा कुशल था। मतलब बहुत वैवाहिक संबंध बनाए इन्होंने। जो राज्य लड़ाई से माना वो उससे लड़ाई किए, जो विवाह से माना वहां पे विवाह संबंध स्थापित करके उससे संपर्क बना लिया। और कोई ऐसे राजा थे जिनके शासक को वहां अपने किनको राजवैद्य को भेज के जीवक को राजवैद्य को भेजता था, जीवक नाम था, और उनसे संबंध स्थापित करता था। ये बिंबिसार जो था ये बहुत मगध की राजगद्दी पर बैठने वाला एक बहुत महत्वाकांक्षी राजा था, जिन्हें मगध साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया था। कब से है? 544 से 492 ईसा पूर्व। देखिए इसका समय काल है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। 544 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठ गया था। बताइए कितना कम वर्ष की आयु में, बहुत महत्वाकांक्षी था ये। हर्यक कुल के लोग नागवंश की एक उपशाखा थे। हर्यक वंश जो है ये किसके उपशाखा थे? नागवंश के। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार उनके पिता का नाम भट्टिय था, और जबकि दीपवंश में बिंबिसार के पिता का नाम बोधिश मिलता है। खैर ये तो विरोध वाली बातें हैं। बौद्ध ग्रंथ महावंश में भट्टिय मिलता है, और दीपवंश में बिंबिसार का नाम बोधिश मिलता है। खैर ठीक है, जो भी उनका पिता का नाम रहा है, हमको उनके बारे में नहीं फंसना है। बिंबिसार के बारे में हम लोग को जानना ज्यादा था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का गौतम बुद्ध का समकालीन अनुयायी था। उसमें गौतम बुद्ध थे और उसी समय ये भी राज कर रहा था। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षैत्रजेश और जैन साहित्य में सैनिक कहा गया है। मत्स्य पुराण में इसको क्या नाम दिया गया? क्षैत्रजेश, मतलब क्षत्रियों का मतलब ये संरक्षक, और जैन साहित्य में उसको सैनिक नाम दिया गया है। बिंबिसार ने क्या क्या किया? देखिए, वैवाहिक संबंध स्थापित कर, ये बहुत ही चतुर आदमी था। वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वो क्या किया? कौशल राज की पुत्री, कौशल जो महाजनपद था, कौशल राज की पुत्री परसेनजीत थी, उसकी बहन महाकौशला से शादी किया और वहां पे संबंध स्थापित कर लिए। मतलब अब तो लड़ाई नहीं हो सकता है महाजनपद में। वहां पे क्या होता रहा था उसमें कि सारे महाजनपद अपने शक्ति को विस्तार करने के लिए हमेशा एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते थे। तो ये वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता था, और खासकर वैसे लोगों से वैवाहिक संबंध स्थापित करता था जिनके एक पुत्री हो और पुत्र ना हो। तो उनको दहेज के रूप में काशी भी मिल गया था। वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलेना से, देखिए यही वैशाली का भी लिच्छवी राजकुमारी चेलेना से, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया। यही चेलेना से अजातशत्रु का जन्म हुआ था। चेलेना हालांकि इनकी सबसे प्रिय पत्नी मानी जाती है। पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा से विवाह किया। मतलब ये वैवाहिक संबंध बहुत सारे महाजनपद से बनाकर अपने संबंध को अच्छा कर लिया और अपना विस्तार कर लिया मगध साम्राज्य का। बिंबिसार ने अंग देश के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर, देखिए अब यहाँ पे क्या है? वैवाहिक संबंध बना लिया, इससे संबंध बना लिया, इससे अपना राज्य का विस्तार किया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? अंग देश के राजा ब्रह्मदत्त है उसको हराकर उससे सैन्य अभियान के तहत अधिकार करके इसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। यही अजातशत्रु जो चेलेना से इनका जन्म हुआ था, अजातशत्रु का। अब ये क्या किया कि अंग को क्या किया? उसका बगल का महाजनपद था, हमेशा लड़ाई होते रहता है बॉर्डर पे, भारत पाकिस्तान आप देख रहे हैं ना, इसी तरह का पहले भी चलता था। तो अंग को हराकर वहां पे अजातशत्रु को भेज दिया कि जाओ तुम राज करो। गिरिब्रिज मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी गिरिब्रिज थी, लेकिन लिच्छवियों की बढ़ती शक्ति के कारण, लिच्छवी भी इसके
बगल में थे। बिंबिसार ने उत्तर की ओर नई राजधानी राजगृह को बनाया, जिसका वास्तुकार महागोविंद। ये राजगृह जो राजगीर में है, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए इसे क्या किया, अपना राजधानी परिवर्तन कर दिया, ताकि वहां पे कोई जो दूसरे महाजनपद वाले आक्रमण करें तो उनको परेशानी हो, ये किया। अब देखिए, ये आप दो तरह का काम देख लिए, एक सैन्य अभियान देख लिए, इसका वैवाहिक संबंध देख लिए। तीसरा देखिए इसका मगध प्रतिद्वंदी, मगध का प्रतिद्वंदी था ये अवंती। अवंती राज्य जो था मगध का प्रतिद्वंदी था, जिसकी राजधानी कहाँ थी, उज्जैन थी। इसके राजा चंड प्रद्योत, ये क्या थे, चंड प्रद्योत महासेन जो अवंती के राजा थे, वो गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। का बिंबिसार से युद्ध हुआ, परंतु दोनों में अंततः समझौता हो गया था। पहले तो लड़ाई हुआ, फिर समझौता हो गया। फिर क्या किए थे ये बिंबिसार, ये अवंती राज के अनुरोध पर अपने राजवैद्य जीवक को नरेश प्रद्योत के इलाज के लिए, चंड प्रद्योत जो थे, इसके इलाज के लिए अपने राजवैद्य को भेज दिया। मतलब तीन तरीके से ये काम किया, एक सेवा के भाव से, एक सैन्य भाव से, वैवाहिक संबंध से अपने राज्य का विस्तार ये करता चला गया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने, जो वही चेलेना से जन्मा हुआ था, जिसको अंग जीत कर ये दिया था शासन करने के लिए, ये इन्होंने लालच में आके 493 ईसा पूर्व में बिंबिसार का हत्या कर दिया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बुद्ध घोष के अनुसार बिंबिसार के समय साम्राज्य में 80,000 गांव थे तथा उसका विस्तार लगभग 300 लीग, लगभग 900 मील उसका विस्तार था। ये इतना मगध साम्राज्य को बढ़ा है। ये हर्यक वंश का पहला चीज बिंबिसार, याद रखेंगे बिंबिसार। आपको हर्यक वंश का स्थापना कौन किया, बिंबिसार याद रखेंगे, बिंदुसार नहीं। बिंदुसार बोल दीजिएगा तो कौन हो जाएगा, वो हो जाएंगे अशोक के पिताजी, डैडी, महान अशोक। तो हम लोग को क्या कहना है, बिंबिसार मगध सम्राट हर्यक वंश। अब देखिए इनका पुत्र बैठ गया पिता को मार के, पितृहंता वंश भी बोलते हैं इसको, पितृहंता वंश, क्योंकि इसमें पिता को मार मार के ज्यादा गद्दी प्राप्त किए हैं लोग। आगे अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा, ठीक है। पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन पर अजातशत्रु ने अधिकार किया था, इसलिए इसे पितृहंता भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम था कुनिक। अजातशत्रु ने गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त, देखिए फिर से देवदत्त आ गया, अजातशत्रु देवदत्त के कहने पर अपने पिता की हत्या कर दी थी। ये एक बार जिक्र और आया है जब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे कि देवदत्त और अजातशत्रु ने मिलकर महात्मा बुद्ध को भी मारने का कोशिश किया था। महात्मा बुद्ध को भी क्या किए थे, मारने का कोशिश किए थे। और यहाँ पे देवदत्त के कहने पर ही अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी। अजातशत्रु का विवाह कौशल नरेश परसेनजीत की पुत्री वाजिरा के साथ हुआ। अब देखिए, कौशल नरेश परसेनजीत की पुत्री वाजिरा। अब परसेनजीत की बहन के साथ शादी कौन किया था, परसेनजीत की बहन के साथ शादी किया था बिंबिसार। ये कौन किया था, परसेनजीत की बहन के साथ, इसका पिताजी, अजातशत्रु का पिताजी जो है शादी किया था किससे, बिंबिसार। किससे किया था, परसेनजीत की बहन के साथ। और ये क्या किया, परसेनजीत की पुत्री वाजिरा के साथ इन्होंने भी वैवाहिक संबंध स्थापित किया। किसने, अजातशत्रु ने। अजातशत्रु का एक मंत्री था, सुयोग्य मंत्री था, जिसका नाम था वशकार। ये पूछता है वशकार किसका मंत्री था, तो ये अजातशत्रु का। अजातशत्रु ने वज्जित संघ पर विजय के लिए अपने मंत्री वशकार की कूटनीति का प्रयोग किया। ये क्या किया था, वज्जित संघ पर विजय के लिए अपने मंत्री का प्रयोग किया था। लिच्छवी गणराज को अजातशत्रु ने क्या किया, मगध में मिला लिया। ये भी अपना साम्राज्य विस्तार का जो सिलसिला है उसको जारी रखा हुआ है। लिच्छवियों के आक्रमण से सुरक्षा हेतु अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह में सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। लिच्छवियों से इनका हमेशा रहा है, पहले से ही लड़ाई झगड़ा। तो ये राजगृह जो राजधानी बनाया था उसके किनारे ये दुर्ग वगैरह भी बना दिया ताकि अपना रक्षा कर सके। अजातशत्रु पहले जैन धर्म से प्रभावित था, बाद में क्या हुआ, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अजातशत्रु ने राजगृह में विशाल स्तूप का निर्माण करवाया था। राजगृह में बहुत बड़ा स्तूप का निर्माण करवाया, कौन, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध में रथ मुसल और महाशिलाकंटक नामक दो शस्त्रों का प्रयोग प्रथम बार किया था। रथ मुसल जान रहे हैं आप लोग, बाहुबली देखेंगे तो आपको पता होगा रथ मुसल में क्या होता था। रथ मुसल में, एक मिनट, रथ मुसल में क्या होता था, रथ मुसल में ये ऐसे आगे उनकी तरफ यहाँ चक्र लगा हुआ रहता था, इसमें कटार लगा हुआ रहता था और घोड़ा वगैरह रथ बना हुआ रहता था, जिसमें घोड़ा जो है इसको खींचता था। यहाँ घोड़ा रहता था, रथ रहता था, यहाँ बैठे हुए रहता था और आगे जो है ये चलते रहता था और लोग घूमते रहता था। ये इससे लोग जो है कट जाते थे। रथ, इसको क्या बोलते थे, रथ मूषक। ये आप लोग देखेंगे बाहुबली में इसको दिखाया गया है। और महाशिलाकंटक, बड़े बड़े पत्थरों को गुलेल में फंसा के फेंकने की व्यवस्था थी, महाशिलाकंटक। ये दो खतरनाक हथियार था इसका, अजातशत्रु का, लिच्छवियों के खिलाफ यूज किया था। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति, देखिए प्रथम बौद्ध संगति हम लोग पढ़े थे, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। क्या हुआ था प्रथम बौद्ध संगति में, विनय पिटक और शुद्ध पिटक का संकलन हुआ था, आपको याद है। प्रथम बौद्ध संगति की, देखिए यहाँ पे बुद्ध की शिक्षाओं दो पिटकों, शुद्ध पिटक और विनय पिटक में विभाजित किया गया था। उसके शासनकाल के 8वें वर्ष में
बुध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? 8वें वर्ष में। उसके शासनकाल के अजातशत्रु के 8वें वर्ष में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, मतलब बुध का शरीर त्याग हुआ था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन, देखिए जो जैसा करनी वैसा भरनी, इसका भी वही हाल हो गया। ये अपने पिता को मारा, इसको भी मारा, इसका पुत्र ही उदयन 460 ईसा पूर्व में हत्या कर दिया। और अब कौन राजगद्दी पर आएगा? तो अब आएगा उदयन, उदयन आएगा अब राजगद्दी पर। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, उसे अपनी राजधानी बनाई। देखिए ये क्या किया, राजगृह से राजधानी को कहाँ ले आया? पटना। पटना ये राजधानी को ले आया। बौद्ध ग्रंथों में उदयन को पितृहंता बिल्कुल कहा जाएगा, जबकि जैन ग्रंथों में उसको पितृभक्त बनाया गया। देखिए बौद्ध ग्रंथ में पितृहंता और जैन ग्रंथ में पितृभक्त बताया गया, अलग अलग विरोधाभास है। बिंबिसार और उसका पुत्र अजातशत्रु बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन ये जैन धर्म अपना लिया था। ये क्या क्या उल्टा पलटा काम कर रहा है, पटना को राजधानी बना लिया। सब बौद्ध धर्म के थे तो ये जैन धर्म अपना लिया है। और धीरे धीरे इसी कारण हर्यक वंश का खत्म भी हो जाएगा और दूसरा वंश आ जाएगा। मगध का साम्राज्य अब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक फैल गया। झारखंड तक छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। जैन ग्रंथों में उदयन की माता का नाम पद्मावती मिलता है। उदयन एक दिन, पद्मावती नाम था उनकी माता का। उदयन एक दिन जब किसी गुरु से उपदेश सुन रहा था, तब अवंती नरेश पालक ने अपने एक गुप्तचर द्वारा छुरा भोंकर उसकी हत्या करवा दी। देखिए यह भी पितृहंता था। अब क्या कर रहा था, किसी गुरु से उपदेश सुन रहा था, तो अवंती नरेश, जो अवंती महाजनपद है, अवंती नरेश जो है पालक ने एक गुप्तचर के द्वारा छुरा भोंकर उसकी हत्या करवा दी। उदयन के 3 पुत्र हुए, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदर्शक का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने क्रमवार राज्य किया। ये लोग किया। फिर इसके बाद हर्यक वंश का पतन होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये राजधानी भी राजगीर से ले आया था पाटलिपुत्र, जो काफी सुदृढ़ नहीं था। तीनों शासकों की नीतियों के कारण प्रजा में असंतोष, ये तीनों अनिरुद्ध, मुंडक और नागदर्शक 3 पुत्र हुए थे। असंतोष फैल गया, जनता को इनको सिंहासन उतार कर अमात्य शिशुनाग को मगध का राजा बनाया। और हर्यक वंश का अंतिम शासक ये नागदर्शक था, देखिए इसका पुत्र उदयन का, और इसको उतार कर सिंहासन से शिशुनाग को राजा बनाया। और अब नया वंश स्टार्ट होगा नागदर्शक की हत्या। उसके अमात्य, अमात्य मतलब ये होता है प्रधानमंत्री, उसी का प्रधानमंत्री था, किसका? नागदर्शक का। ये शिशुनाग, उसको उतार कर उसकी हत्या करके शिशुनाग ने अब अपना वंश स्टार्ट किया, जिसका नाम होगा शिशुनाग वंश। आई थिंक आप लोग का हर्यक वंश अच्छे समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग शिशुनाग वंश की तरफ चलते हैं। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की, कब की? 412 ईसा पूर्व में। किसको मार के? नागदर्शक को मार के। उसका प्रधानमंत्री था ये। शिशुनाग को एक लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी थी। शिशुनाग को क्या बताया गया? लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न बताया जाता है, जबकि पुराण में उसे क्षत्रिय जाति का बताया जाता है। इसके बारे में विवाद है, बोला जाता है शिशुनाग के बारे में। कोई लिच्छवी राजा थे, उनकी एक वैश्या पत्नी थी, मतलब पत्नी थी, और उससे उत्पन्न बताया जाता है, जबकि पुराण में उसे क्षत्रिय जाति का बताया जाता है, ऐसा वर्णन है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये विरोधाभास वाली बातें हैं। गिरिवृज के अतिरिक्त उसने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाई, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बन गई। अब ये क्या किया? गिरिवृज के अतिरिक्त उन्होंने क्या किया? वैशाली को अपना दूसरा राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती तथा वस्त राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। देखिए ये भी अपना साम्राज्य विस्तार में लगा हुआ है। अवंती और वस्त को क्या किया? अधिकार कर लिया और उसे मगध राज्य में मिला लिया। अपना राजधानी क्या कहाँ बनाया? तो वैशाली को अपना दूसरा राजधानी और गिरिवृज इसकी पहली राजधानी। शिशुनाग ने लगभग 412 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व तक शासन किया। अब जो है शिशुनाग के बाद जो है 394 ईसा पूर्व तक ये किया। अब उसके बाद आता है कालाशोक। कौन आता है? कालाशोक 394 से 366 ईसा पूर्व। पुराणों में इसको क्या कहा गया? काकवर्ण कहा गया। क्या कहा जाता है? काकवर्ण। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया बहुत एग्जाम में। काकवर्ण किसे बोलते हैं? कालाशोक। शासनकाल याद रखेंगे, 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक ये शासन किया। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर ली। देखिए फिर क्या किया? वो जो शिशुनाग थे वो राजधानी बना के रखे थे गिरिवृज। कहाँ बना के रखे हुए थे राजधानी? अपना गिरिवृज बना के रखे थे। और ये फिर से राजधानी का स्थानांतरण कहाँ किया? गिरिवृज से कहाँ कर लिया? तो ये कर लिया पाटलिपुत्र, पटना में। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति कालाशोक के समय कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। वैशाली शिशुनाग के समय दूसरी राजधानी थी मगध साम्राज्य की। और दूसरी बौद्ध महासंगति हुई थी कालाशोक के समय। पहला हुआ था अजातशत्रु के समय। बिल्कुल सब आप लोग लिंक बाय लिंक याद करते चलेंगे ताकि एग्जाम में आपको सहूलियत हो। द्वितीय संगति में बौद्ध धर्म में स्पष्टता स्थविर और महासंघिक संप्रदाय में विभक्त हो गया था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाले स्थविर, और जिन लोगों ने बौद्ध धर्म में कुछ नए नियमों को समाविष्ट कर लिया उसे महासंघी कहा गया। 2 तरह के हुए, एक स्थविर हुए, एक महासंघी। जो परंपरागत नियमों को मानते रहे वह स्थविर कहलाए,
और जो नए नियम को मानने लगे वो महासंघी कहलाई। ऐसा कब हुआ? तो द्वितीय बौद्ध संगति में हुआ। कालाशोक ने लगभग 366 ईसा पूर्व तक राज किया। तदोपरांत कालाशोक के 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से 22 वर्षों तक राज किया। देखिए 366 ईसा पूर्व तक ये कब बैठा गद्दी पर? ये 394 में बैठा, 366 ईसा पूर्व तक कालाशोक किया राज, और उसके बाद उसके 10 पुत्र हुए जो सम्मिलित रूप तक 22 साल तक शासन किया। इस वंश का अंतिम शासक महानंदिन या नंदीवर्धन था। शिशुनाग के बाद नंदों का शासन का उदय हुआ था, नंद वंश आया था उसके बाद। अंतिम शासक का महानंद या नंदीवर्धन था। अब हम लोग देखते हैं नंद वंश के बारे में। शिशुनाग के बाद कौन आए? नंद वंश आए। अब नंद वंश में देखते हैं नंद वंश का पहला संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। पुराण एवं जैन साहित्य के अनुसार यह पहला गैर क्षत्रिय राजा था और इसको बोला जाता है कि नाई जाति का था। अभी देखिए हम लोग वंश कौन कौन सा पढ़ लिए। पहले पढ़े हर्यक वंश, फिर पढ़े शिशुनाग वंश, और अब पढ़ रहे हैं हम लोग नंद वंश। बिल्कुल आप सिलसिले ढंग से याद रखिएगा मगध साम्राज्य के बारे में। महापद्म नंद था इसका संस्थापक, जो क्या बोलते हैं नाई जाति का था। महापद्म नंद ने एक राट मतलब एकमात्र सम्राट, सर्व छत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला द्वितीय परशुराम, हम लोग परशुराम अवतार पढ़े थे, परशुराम अवतार पढ़े थे जब भागवत पुराण पढ़ रहे थे। परशुराम भी क्या किए थे कि क्षत्रियों का नाश किए थे, और ये भी क्षत्रियों का नाश किया, इसलिए इसको द्वितीय परशुराम की उपाधि दी गई। सर्व छत्रांतक मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला। नंद शासक जैन मत के पोषक से, जैन धर्म को मानते थे। नंद वंश सर्वाधिक धनी राज्य एवं विशाल सेना के लिए विख्यात था, बहुत ज़्यादा सेना थी, बहुत ज़्यादा हाथी वगैरह थे। इसने सर्वप्रथम कलिंग विजय की तथा वहाँ एक नहर खुदवाई, जिसका उल्लेख बाद में कलिंग शासक खारवेल ने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में किया है। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है? तो खारवेल से। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। सर्वप्रथम कलिंग विजय किसने किया? तो महापद्म नंद, नंद वंश का संस्थापक। नंदों को भारत में पहले साम्राज्य निर्माताओं की संज्ञा मिली है। साम्राज्य निर्माताओं की संज्ञा किनको मिली है? नंदों को। पहला साम्राज्य निर्माता बोला जाता है नंदों को, पहला साम्राज्य निर्माता, फर्स्ट है ये। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए, इसी कारण से 9 नंद कहा जाता है। कितने राजा हुए? 9, इसलिए 9 नंद भी कहा जाता है। व्याकरणाचार्य पाणिनि इसके समकालीन थे। पाणिनि कौन? अष्टाध्यायी के लेखक, अष्टाध्यायी के लेखक इसके समकालीन थे। अब देखिए घनानंद के बारे में। ग्रीक यूनानी लेखों में इसे अग्रमीज कहा जाता है। घनानंद के समय 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। और घनानंद के जैन अमात्य शकटाल और स्थूलभद्र थे। घनानंद के जैन अमात्य मतलब जैन धर्म को मानने वाले, अमात्य मतलब प्रधानमंत्री होता है, कौन कौन थे? तो शकटाल और स्थूलभद्र थे। सिकंदर इसी के समय में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था 325 ईसा पूर्व में। उपवर्ष, वररुचि व कात्यायन जैसे विद्वान नंद काल समकालीन थे। ये सब कुछ विद्वान थे जो नंद के काल के समकालीन थे। इसके शासन काल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, इसके हम लोग तो अभी पढ़ लिए। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना की। और नंद वंश का यह घनानंद जो था ये नंद वंश का अंतिम सम्राट था। और इसके बाद आ गया मौर्य साम्राज्य। तो हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। अब सारे ऐतिहासिक फैक्ट को 1 बाय 1 अटैच करके याद करते चलें, आपको ज़रूर आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आसानी होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।